नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसके ऊपर जो है वो क्लास हो रही है। जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है हम उस पर जो है वो चर्चा कर रहे हैं और हम इस श्रृंखला में जो है वो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा जो है वो दूसरा अध्याय है। इससे पहले हमने एक अध्याय देखा था और उसके पहले जो है हमने एक कह सकते हैं पूरा विषय वस्तु देखा था कि हम किस प्रकार से जो है वो अपना अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने उसके बारे में जो है वो पूरी चर्चा जो है वह कर ली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा अध्याय है अध्याय 2, हम देखेंगे कि इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारा इस एनसीईआरटी का जो नाम देखने को मिलता है, इस पार्ट का जो अध्याय का हमें नाम देखने को मिलता है वह है नए राजा और नए राज्य। नए राजा, राजा और उनके उनके राज्य, उनके राज्य, नए राज्य, नए राजा और उनके राज। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए चलेंगे। यानी कि आपको पता है कि आज हम देखेंगे कि जो नए राजा हमारे देश में उदित हुए, यानी कि आप देखेंगे जब वर्धन वंश का हमें अंत देखने को मिलता है उसके बाद जो हमारे भारत में जो है वह नई नई शक्तियों का जो है वो उत्थान होता हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो नई नई शक्तियां हैं वो यहाँ पे जो है वो उदित होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो हमें नई नई शक्तियां देखने को मिलती है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको मैप के माध्यम से जो भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों पर हमें जो नई नई शक्तियां देखने को मिलती हैं उनका जो एक मैप के माध्यम से जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो ये मैप भारत का शो हो रहा है वह कह सकते हैं मध्ययुगीन कह सकते हैं भारत का है, जहाँ पे हमें नई नई जो शक्तियां उदित होती हुई देखने को मिलती है उनका जो एक पूरी तरीके से जो खाना बाना बुना गया था वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। आप मैप में देख सकते हैं कि जितने भी हमें प्राचीन कह सकते हैं नगर हैं, जो हमें कह सकते हैं कि वहाँ के प्रमुख राज्य उदित हुए हैं, उनका जो पूरा हमें खाका देखने को मिलता है वह इसमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहे तो उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम आगे इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो 7वीं सदी के आप देखेंगे तो 7वीं सदी के प्रारंभ में जो हमें नई नई शक्तियों का उदय होते हुए जो देखने को मिलती है जो है वो हमें यह पहली जो है कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन जगहों पर जो है वो हमें देखने को मिल जाती हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे जो हमें मैप में देखने को मिले ये सारी जो शक्तियां हैं वो हमें 7वीं सदी के बाद जो है वह देखने को मिलती है। 7वीं सदी के में 7वीं सदी में शताब्दी में जो है वह देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर जो है हम चर्चा करते हुए चलेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जो नई नई शक्तियां उदित हुई हैं उनके उदित होने के क्या कारण थे, कैसे शक्तियां जो है वह नई उत्पन्न होती थी। तो हम थोड़ा सा जो है उसको जो है वह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारी इस अध्याय का जो पॉइंट देखने को मिलता है, तो जो पहला हमें पॉइंट देखने को मिलता है वह है नए राजवंश का उदय। यानी कि आप देखेंगे जो नए राजवंश है उनका उदय, नए राजवंश का उदय। यानी कि जो नए राजवंश है हम उनके उदय के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे, किस प्रकार से जो है वह नए नए राजवंश जो है वह उदित हुए, हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आपको बता दूं किसी भी जो हमें कोई भी हमें जो नए राजवंश उदित होते हुए देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो एक कह सकते हैं कि हमें प्रारंभ देखने को मिलता है वह पहले सामंत वर्ग के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इसके ऊपर करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि जो शासक होते थे वो अपने कह सकते हैं कि राज्य को चलाने के लिए विविध प्रकार के जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। यानी कि विविध प्रकार के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करते थे और उनकी नियुक्ति करने के बाद आप देखेंगे कि उनको जो है वो नगद वेतन न देकर भूखंड जो है वो कह सकते हैं वेतन के रूप में देते थे और वहां पे जो कह सकते हैं कर वसूला जाता था वही उनका जो है वो कह सकते हैं कि वेतन होता था। तो आप देखेंगे इस प्रकार से राजाओं ने जो है कई जो उनके अधिकारी होते थे, सामंत होते थे, उनको जो है वह कह सकते हैं कि भूखंड जो है वह दान के रूप में देते थे। यानी कि उनको नगद वेतन के रूप में कह सकते हैं वेतन के रूप में जो है वह भूखंड जो है वह दिया करते थे। तो भूखंड में जो हमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे जो भूखंड उनको दिया जाता था वो प्रति वर्ष जो है वह दिया जाता था, यानी कि प्रति वर्ष दिया जाता था। तो इस बार आप देखेंगे इस प्रकार से आप देखेंगे कि कई ऐसे हमें सामंत देखने को मिले हैं जो कि उनके पास इतने ज्यादा कैसे शासक से भी ज्यादा जो है उनके पास जो है भूमि हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे जितना शासक के पास भूमि होता है उतना उनके सामंतों के पास भी भूमि हो जाता है। तो वो क्या करते थे कि जब उनके पास अपने शासक से ज्यादा जब भूमियां होने लगती थी तो वह एक तरीके से अपनी यह घोषणा कर देते थे कि अब हम जो है वह स्वतंत्र है, यानी कि ये जो भूमि हमें मिली है ये अब हमारी है और इस पर जो है वो हम पूरी तरीके से जो है वो नियंत्रण करेंगे और यहाँ का जो कर होगा वो हम ही लेंगे।
इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो शासक वर्ग है वह कमजोर होता गया और जो सामंत वर्ग है वह हमें उदित होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखें जो सामंत वर्ग है इसी प्रकार से आगे चलकर उन्होंने जो है वह स्वतंत्रता की जो है वह घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि जो हमें चोल वंश के कह सकते हैं दूसरा फेज हमें देखने को मिलता है, यानी कि पहला फेज जो है वो हमें संगम कालीन देखने को मिलता है, लेकिन आप देखेंगे जो हमें दूसरा चोल कह सकते हैं कि दूसरा जो हमें फेज देखने को मिलता है चोल वंश का, वो हम देखते हैं विजयालय के समय में जो है वो कह सकते हैं कि उदित होता है। उसके बीच में आप देखेंगे एक कह सकते हैं कि उसका जो है वो अंधकार का हमें युग देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो चोल थे वो पल्लवों के सामंत थे, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो पल्लव के सामंत थे और उसके बाद उनको कह सकते हैं कि वो अधिकारी के रूप में जो है वो सामंत के रूप में उनके यहाँ पे कार्य करते थे पल्लवों के यहाँ पे, तो पल्लवों के यहाँ पे जब वो काम करते थे तो उनको जो है वो भूखंड जो है वो कह सकते हैं कि भूमि के रूप में उनके वेतन के रूप में जो है वह उनको दिया जाता था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि उनके पास जो है वह शासक से ज्यादा जब कह सकते हैं कि उनके पास भूमि हो जाती थी या शासक से ज्यादा उनको लगता था कि अब शासक जो है वो कमजोर हो चुका है या शासक जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है, अभी इस वंश का पतन हो रहा है, तो वह जो है वो अपने आप को स्वतंत्र जो है वह शासक के रूप में घोषित कर देते हैं उस स्थान पर। यानी कहते हैं कि इस स्थान जो स्थान हमारा है इस स्थान पर हम जो है वह स्वतंत्र रूप से जो है वह शासक के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें शासक वर्ग देखने को मिलता है वह स्वतंत्र रूप से जो है वह शासक करता हुआ देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें शासक वर्ग के बारे में यह बातें जो है वह देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे जो नए राजवंश उदित हुए हैं वह जो है वह सामंतों से जो है वह उदित हुए हैं, सामंतों से जो है वह उदित हुए, यानी कि सामंत जो है सामंत वर्ग है जो उसी से जो है आप देखेंगे कि नए जो राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे कि जो हमें मैप में जो राजवंश देखने को मिला है, मैंने आपको मैप दिखाया था तो आप देख सकते हैं कि जो मैप में हमें राजवंश देखने को मिले हैं मैंने आपको जो है वह दक्षिण भारत के आप देखेंगे ज्यादातर जितने भी हमें राजवंश देखने को मिले हैं या कहीं ना कहीं जो है वह किसी न किसी के सामंत रहे हैं और सामंत रहने के बाद जो है उनकी जो है स्थिति जब सुधरी तो वह उन्होंने स्वतंत्र जो है वह शासक अपने आप को जो है वह घोषित कर दिया। यानी कि जो स्वतंत्र शासक थे उनको उन्होंने घोषित किया कि अब हम जो है वह स्वतंत्र शासक के रूप में जो है वह शासन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सामंत वर्ग के अंदर से ही जो है वह नए राजवंशों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है वह देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि राज्यों के प्रशासन किस प्रकार से होते थे, तो हम अब समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों के अंदर जो प्रशासन होते थे वह किस प्रकार से होते थे। राज्यों के अंदर प्रशासन अंदर जो प्रशासन है वो किस प्रकार से होता था, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि राज्यों के अंदर जो प्रशासन होते थे उनमें हमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह देखने को मिलती हैं। आपको बता दूं कि जो राज्यों के अंदर कह सकते हैं कि जो अधिकारी होते थे उनको जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो उपाधियां दी जाती थी। यानी कि आप देखेंगे इसमें जो हमें पहला पॉइंट देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है उपाधि। तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, थोड़ी सी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं हमें कई ऐसे जो है वो विद्वान देखने को मिले हैं जो कि किसी राजा के यहाँ पे जो है वह कह सकते हैं कि वहां पर रह करके जो है वो एक विद्वान का जो है वो कार्य करते हैं, सलाहकार का जो है वो कार्य करते हैं। उनको जो है वो ऊंची ऊंची उपाधियां जो है वो दी जाती थी। यानी कि आप देखेंगे कि ऊंची ऊंची उपाधि धारण करना जो है वो उनकी एक महत्वपूर्ण जो है वो चीजें देखने को मिलती है। आप देखेंगे जितने भी हमें कह सकते हैं कि महान जो युद्ध में लड़ते थे, यानी कि जितने भी महान सेनापति होते थे युद्ध में लड़ते थे, उनको जो है वो कह सकते हैं युद्ध से जब विजित होकर आते थे, जब युद्ध को जीत करके आते थे, उनको जो है वो कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं उनको जो है वो दी जाती थी। यानी कि आप देखेंगे बड़ी बड़ी उपाधियां हैं वो उनको दी जाती थी और जब उपाधियां दी जाती थी तो उनके अंदर कुछ ऐसी, यानी कि आपको बता दूं कुछ उनके अंदर ऐसी विशेषताएं देखी जाती थी कि अब जो है यह इनके कह सकते हैं कि इनके बाद जो है वह अब यही जो है वो एक मूल रूप से जो है वो शासक के बाद यही देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे उपाधियों को धारण करना जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमें इस काल में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी उपाधियां हमें देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपको बता दूं कि अगर हम चोल वंश की बात करें तो चोल वंश के अंदर आप देखेंगे कि एक गंगा कोल्ड चोलपुरम नामक एक हमें कह सकते हैं कि जो है उपाधि देखने को मिलती है राजराज प्रथम की। राजराज प्रथम की ये उपाधि जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने बंगाल से जो है वो गंगा जल को ला करके एक कह सकते हैं कि गंगा जल को ला करके अपने चोलपुरम में जो है वहां पे उन्होंने एक कह सकते हैं कि तालाब बनवाया था और वहां पे गंगा कोंड की जो है वो उपाधि धारण की थी। उसको वहां पे तालाब में जो है वो गंगा की विसर्जित वहां में डाला और पूरे जो तालाब को जो है वो गंगा घोषित कर दिया कि ये जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। तो वहां पे वो जो है वो गंगा कोंड की जो है उपाधि जो है वह धारण करते हैं। उस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो उपाधियां हैं वह हमें देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि कई शासकों ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। आप देखेंगे प्राचीन काल में हमें
बहुत ज्यादा जो है शासक जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वह धारण करते थे। ऐसे बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो है वो धरणीबंध की जो है उपाधि धारण कर थी, यानी कि तीनों तरफ से जो है वो ऐसी तमाम चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो हमें इनकी उपाधियों के बारे में आपको बता दूं कि बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं वह धारण करना यहाँ इस समय के जो शासक थे उनका एक महत्वपूर्ण जो है वह हमें स्वरूप देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो उपाधियां धारण करते थे उसके बाद आप देखेंगे जो हमें दूसरा इसमें पॉइंट देखने को मिलता है वह हमें देखने को मिलता है कर की वसूली। कर की वसूली यानी कि आपको बता दूं कर की वसूली, तो मैंने आपको बताया कि जब कर की वसूली इनको दी जाती थी, वैसे तो आपको बता दूं कि शासक द्वारा इनको जो है वो ऊंची उपाधियां दी जा रही हैं, तो ये सामंत के रूप में जिस जगह पे कार्य करते थे, जहां का इनको गवर्नर नियुक्त किया जाता था, जहां का इनको अधिकारी नियुक्त किया जाता था, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि इनको जो है वो कुछ भूभाग जो है वह उनको वर्ष का जो है वार्षिक भूभाग जो है वो उनको दिया जाता था वेतन के रूप में, जिस पर वह कार्य करते थे, इस पर वह कार्य करते थे। और इनका यह हमें देखने को मिलता है कि जिस पर ये कार्य करते थे वहां से जो कर की वसूली होती थी उसको करते थे। तो आप देखेंगे कर की वसूली करने के बाद एक भाग जो है वो कह सकते हैं शासक को जो है वो भेज देते थे, शासक के रूप में उनको बड़े बड़े जो है वो कह सकते हैं उपहार देते थे, और बाकी चीजें जो है वो कह सकते हैं सामंत लोग जो है वो शासक को देते थे। तो शासक से जो है एक उनको स्वीकृति जो है वो प्राप्त हो जाती थी, जिसके कारण वह कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर जो है वह कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो कर को जो है वसूल सकते थे और वहां पे देखते थे। लेकिन जब शासक वर्ग कमजोर होता था तो वही जो सामंत थे वही अपने आप को जो है वो उस जगह का जो है वो स्वामी मान लेते थे और वह स्वतंत्र रूप से जो है वह शासक करने लग जाते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि कर को वसूलने का एक चोल अभिलेख में हमें देखने को मिला है, उसमें 400 शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा तीसरा इसमें पॉइंट हमें देखने को मिलता है वह है कि कर को वसूलने का जो है वो हमें 400 कर को वसूलने के लिए जो है वो 400 से भी ज्यादा शब्द के जो है उपयोग किए गए हैं। यानी कर वसूली के लिए 400 शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। जैसे खाल पे कर, पेड़ की छाल पे कर, चराई कर, और कह सकते हैं पानी कर, जो ताड़ के पेड़ होते थे ताड़ के पेड़ का कर, ताड़ के पेड़ पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगती थी सीढ़ी का कर। इस प्रकार से आप देखेंगे पत्थर को काटने के लिए जो है वो कर, पत्थर को जो काटता था उसके ऊपर कर, जो मूर्तियां निर्माण होती थी उस पर कर, जो घास को पशुओं को चराया जाता था चरी कर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि काफी जो कर है वो हमें देखने को मिलता है। जिस जगह पर पशुएं जो है वो निवास करती थी, जहाँ पे उनका गौशाला बनाया जाता उसका कर, उनके दूध पे कर, इस प्रकार के काफी कर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि चोल कह सकते हैं कि चोल अभिलेख में जो है हमें 400 से भी ज्यादा जो है वो उपयुक्त शब्द जो है वो इस काल में जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे इसमें जो है वो 400 से ज्यादा जो है वो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें यह हमें पता चलता है इन प्रकार के जो है वो कर उस समय जो है वो लिए जाते थे। तो यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात करें तो चोल हमें अभिलेख में 400 उपयुक्त शब्द जो है वो कर के लिए जो है वो प्रयोग किए गए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यह कर इस प्रकार से जो है वह लिए जाते थे। अब हम चर्चा करेंगे, यानी कि हमने इनके ऊपर देखा कि राज्यों के अंदर जो प्रशासन होते थे वो किस प्रकार से होते थे। तो मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि उनके अधिकारी होते थे उनको बड़े बड़े जो है वो उपाधियां दी जाती थी। उसके बाद आप देखेंगे कर की वसूली की जो जिम्मेदारी होती थी वो सामंतों को दिया जाता था, अधिकारियों को दिया जाता था, और उनको जो है कुछ भूभाग जो है वह दिया जाता था। उसके बाद आपको बता दूं कि कर को वसूलने का जो कर था वो इनके राज्य का एक प्रमुख जो है हमें प्रशासन देखने को मिलता है। राज्यों के अंदर प्रमुख जो हमें स्रोत देखने को मिलता है वह कह सकते हैं कर की वसूली ही देखने को मिलती है। आप देखेंगे कर को वसूलने के बाद ही जो है वो सारी जगहों की जो है वो और कह सकते आवागमन जो होता था, सारी जगहों का वर्णन जो है वो उसी में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जो इस अध्याय का जो हमारा तीसरा पॉइंट है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी कि हमने राज्यों के अंदर जो है प्रशासन के बारे में जो है वो देखा। अब हम देखेंगे प्रशस्ति और भूमिदान, यानी कि प्रशस्तियां और भूमिदान। प्रशस्तियां और भूमिदान, प्रशस्तियां और भूमिदान, उसमें क्या क्या हमें जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। तो एक आपको चित्र जो है पहले मैं दिखाना चाहूंगा ताकि आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो मैं आपको एक चित्र जो है वो दिखाऊंगा। आपको ये जो देखने को मिल रहा है यह हमें जो है एक तरीके का कह सकते हैं कि एक हमें जो है वो उनका, यानी कि जिनको भूमिदान दी जाती थी उनके लिए एक कह सकते हैं एक प्रकार का जो हमें कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि जो लेखा जोखा जो रखा जाता था कि कहाँ से भूमि किसको कितना दिया गया है, कहाँ तक का उनका क्षेत्र है। यानी कि जो सामंतों को भूमि दी जाती थी
उनको कौन कौन सा जगह पर जाकर के कर को वसूलना है, तो सारा जो लेखा जोखा है वो इसमें लिखा जाता था। यानी कि आप देखेंगे इसको जो है वो लेखाकार कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि एक वैधानिक जो है वो प्रमाण पत्र के रूप में जो है वह यह दिया जाता था। उसके साथ आपको जो है वो मुहर भी देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि वहां पर एक हमें मुहर भी देखने को मिलता है, जिससे कि यह वह जिन जिन जगहों पर कर को वसूलता था वहां के जो कह सकते हैं कि प्रधान होते थे, जो वहां के नगर पंचायत होते थे, जो जिनको मुखिया होते थे, उनको कर सबके सभी कृषियों के जो है वो कर जमा करने का जो है वो अधिकार दिया जाता था और वो जमा करवाते थे और उस पर जो है वो यह मुहर जो है वह लगाई जाती थी। इस प्रकार से एक वैधानिक जो है उनको कह सकते हैं कि प्रशासनिक जो एक वैधानिक शासक की ओर से जो है वो दी जाती थी कि आप इन जगहों पे जाके कर को वसूल सकते हैं। उस पर सारा जो उनका लेखा जोखा होता था, कह सकते हैं कि एक तरीके का जो वसीयत हमें देखने को मिलती है, तो वसीयत प्रणाली जो है वो इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि यह जो है वो हमें कह सकते हैं उस समय का जो है वो वसीयत देखने को मिलता है, जहां जहां पे लोगों को नियुक्ति की जाती थी उनको एक तरीके का जो है वो प्रमाण पत्र दिया जाता था और वो जाकर वहां पर जो है वह इसको कह सकते हैं कि दिखा करके वहां पर इसको ले करके जाते थे और वहां पे कर को जो है वसूलते थे और उनको इस पर जो है वो वैधानिक जो है रूप से कह सकते हैं कि नियंत्रण मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो है एक प्रमाण पत्र के रूप में जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो कि अनुदान दिए जाते थे भूमि, तो उनका जो लेखा जोखा है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मणों को जो दान दिए जाते थे राजा द्वारा, कह सकते हैं कि राजा द्वारा जो है ब्राह्मणों को भूदान दिए जाते थे, उनका भी वर्णन हमें कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि जो मंदिरों को भूदान दिए जाते थे उनका भी वर्णन किया जाता था कि अगर मंदिर से इतनी दूरी तक का जो कह सकते हैं कि जगह है जहां से पर्वत है, नदियां हैं और कह सकते हैं कटीले बांध है, कटीले जो है वो वृक्ष लगाए गए हैं, तो उन सभी वृक्षों का जो है वो वर्णन होता था, जिनसे कि एक बाउंड्री वॉल जो है वह तैयार होती थी, एक क्षेत्र जो है वह तैयार होता था। उसके भीतर जो है वो कह सकते हैं कि जिस भी जगहों को वो भूमि दान दी जाती थी उसका उसमें पूरा पूरा सटीक सटीक नियंत्रण जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि उसको जो है एक वैधानिक जो जगह का खाना बाना जो है वो बुना जाता था और उसके अंदर उसकी जो है वह वैधानिकता जो है वो मान ली जाती थी, तो वह हमें इसमें देखने को मिल जाती है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो ठीक तरीके से जो है वह देखने को मिल जाए। आप देखेंगे कि यही जो है वो प्रमाण पत्र हमें देखने को मिलता है। ये प्रमाण पत्र काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण था। इसका जो इस पर जो है वो शासक वर्ग द्वारा जो है वो उसकी मुहर लगाई जाती थी और मुहर लगाने के बाद यह जो है वो वैधानिक जो रूप से जो है वह कर को वसूल सकता था। ठीक है, तो उस प्रकार से वह जो है वह वसूल होता था। अब हम देखेंगे कि जो हमें ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी जाती थी, उनका जो मैंने आपको बताया कि सारा खाना मुना जो होता था वो इसी प्रकार से जो है वह देखने को मिलता था। वो ब्राह्मण जो है वो उस भूमि को लेते थे और उनसे किसी भी प्रकार का जो है वह कर नहीं लिया जाता था, उनका किसी प्रकार से जो है वह कर नहीं लिया जाता था। और जो ब्राह्मण होते थे, कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो होते थे वो उनको जो है वो कह सकते हैं उनकी जो गाथाएं हैं वह कह सकते हैं कि एक जगह पे जो है वह लिखते थे। यानी कि आप देखेंगे जो प्रशस्तियां होती थी उन पर जो है वह इसको लिखते थे और लिखवाने का जो कार्य है वो उनकी कह सकते हैं कि एक विजय स्मरण करने के लिए जो है वो इन सभी चीजों को जो है वह लिखवाया किया करते थे। यानी कि आप देखेंगे कि ब्राह्मणों द्वारा जो है वो प्रशस्तियों का जो है वो निर्माण कराया जाता था कि जो जिस शासक ने उनको यह भूमि दी है उनके लिए कह सकते हैं आभार व्यक्त करना, इन सभी चीजों का जो है करने के लिए जो है वो प्रशस्ति का जो है वो निर्माण कराते थे। कोई भी योद्धा भूमि में रणभूमि में जब विजयी होता था और उसकी पराक्रम को देखते हुए राजा उनको जो है वो खुशी होकर के कुछ भूभाग जो है वो देते थे, उनको जो है वो वहां पे कह सकते हैं कि लिखवाते थे। प्रशस्ति के रूप में हमें देखने को मिलता है। कई हमें विद्वान देखने को मिलते हैं जिन्होंने प्रशस्ति का जो है वो निर्माण करवाया था और लिखवाया था उनके ऊपर, तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलता है। आपको बता दो इसमें एक हमें इन सभी बातों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो कल्हड़ की राज तरांगणी में भी देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि कल्हड़ जो थे वो आप हर्ष, यानी कि आप देखेंगे जो कश्मीर के शासक थे हर्ष, उनके जो है वह दरबारी थे, यानी कि उनके दरबारी थे और उन्होंने जो है वो राज तरांगणी नामक एक ग्रंथ की जो है वो रचना करी थी। तो उसमें जो है उन्होंने कह सकते हैं कि प्रथम शताब्दी से लेकर के यानी कि प्राचीन काल से लेकर के जो है वो कह सकते हैं 12वीं शताब्दी तक का जो है वो पूरा इतिहास जो है उन्होंने लिखने का जो है वह प्रयास किया था। तो ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो उन्होंने जो है वो इन सभी बातों का जो है वर्णन करा है। यानी कि आप देखेंगे सारी प्रशस्तियों के बारे में, सारी बातों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में, तो उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या किया है। तो ठीक है, तो इन प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आप देखेंगे कि इनके ऊपर ऐसी तमाम चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो कल्लड़ की राज तरांगणी है, जो कल्लड़ की हमें राज तरांगणी देखने को मिलती है, कल्लड़ की राज तरांगणी कल्लड़ की जो राज तरांगणी है इसमें हमें इन बातों का जो है वो वर्णन देखने को मिल जाता है। दूसरा जो है
वह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को अनुदान दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को अनुदान दी जाने वाली भूमि, यानी कि जो ब्राह्मणों को अनुदान दी जाती थी भूमि का, उसका जो लेखा जोखा है वो प्रशस्ति में लिखा जाता था। ब्राह्मण अपनी जो है वो प्रशस्ति में लिखते थे, यानी कि उनको जो है वो रचना करते थे, उनको एक आभार जो है वो व्यक्त करते थे शासक वर्ग का। इन सभी बातों का जो वर्णन है हमें इस समय जो है वह देखने को मिलता है। तो यह देखेंगे इन सभी बातों का वर्णन जो है हमें प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे प्रशस्तियां और भूमिदान जो है वो उनका एक कह सकते हैं कि जो हमें खाना बाना जो बुना जाता था, तो इस प्रकार से जो है वह बुना जाता था। अब हम देखेंगे कि धन के लिए युद्ध, जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है धन के लिए युद्ध। जो धन के लिए युद्ध है वो किस प्रकार से क्यों हुआ करता था, तो हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। यानी कि आपको बता दूं कि धन के ऊपर जो है वो युद्ध होते थे। तो आपको बता दूं कि जो समृद्धि होती थी, यानी कि आपको बता दूं जो समृद्धि क्षेत्र होता था, जो जहाँ पे व्यापारिक केंद्र होता था, उस स्थान को लेकर के जो है वो कह सकते हैं कि एक युद्ध का जो है वो माहौल हमें देखने को मिलता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो हम त्रिपक्षीय संघर्ष को जो है वो देख सकते हैं। यानी कि आपको बता दूं कि प्राचीन काल में एक हमें कन्नौज नामक एक जो है वह जगह देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज नामक जो है वो जगह देखने को मिलता है, और इस जगह को जो है प्राप्त करने के लिए जो है वो तीन शक्तियां जो है वो आपस में युद्ध करती हैं। यानी कि इस कह सकते हैं कि भूखंड को अपने राज्य में मिलाने के लिए तीन शक्तियां जो है वो युद्ध करती हैं। इसमें से एक शक्ति ऐसी थी जो कि दक्षिण भारत की थी, लेकिन वो फिर भी आकर के जो है वो इसमें युद्ध में भाग लेती है। तो इस प्रकार से अभी हम इनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि आपको बता दूं, पहले हम कन्नौज की जो है वो थोड़ी प्राचीनता के बारे में जो समझने का जो है प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि जो थानेश्वर के वर्धन वंश हमें देखने को मिलते हैं, थानेश्वर के वर्धन वंश, यानी कि आपको बता दूं जो हरियाणा में हमें देखने को मिलता है थानेश्वर का वर्धन वंश, यह जो वर्धन थे यानी कि हर्षवर्धन थे, ये इसके एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री। तो राजश्री जो थी वो कन्नौज की जो है वो शासिका के रूप में हमें देखने को मिलती है, और हर्ष जो थे वो हरियाणा के जो है वो शासक थे। यानी कि आप देखेंगे हरियाणा का जो भूभाग देखने को मिलता है वह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का था, और उनकी बहन की जहाँ पे शादी हुई थी उनका एक प्रमुख क्षेत्र था जिसका नाम था कन्नौज, वो उनका भूभाग था। लेकिन उनके कह सकते हैं राजश्री की जो इनकी बहन राजश्री थी हर्षवर्धन की, उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो कह सकते हैं राजश्री की जो पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो है वह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो अपनी बहन के साथ मिल करके जो है वह शासन करते हैं। तो हर्षवर्धन ने जो है वो अपनी राजधानी जो है वह कन्नौज को बनाया था, और उन्होंने उस कह सकते हैं कन्नौज राज को इतना ज्यादा जो है वो डेवलप किया था। यानी कि आप देखेंगे कि उसको एक कह सकते हैं सामरिक दृष्टि जो है वो प्रदान करी थी, व्यापारिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वहां से जो गुजरने वाले हमें मार्ग देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जो थे वो व्यापारिक लिए उत्तम देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे हर मामले में आप देखेंगे कन्नौज जो है वो प्राचीन काल का एक प्रमुख हमें जो है वह केंद्र देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो मैप में भी उसको जो है वह देख सकते हैं। यानी कि आपको मैप दिखा दूं तो आप देखेंगे जो कन्नौज हमें देखने को मिल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो हमें कन्नौज देखने को मिलता है वो देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित हमें देखने को मिलता है। इस कह सकते हैं कि इस भाग को, इस भूखंड को जो है वह जीतने के लिए तीन शक्तियां जो है वो आपस में युद्ध करती हैं। तो आपको बता दूं कन्नौज के लिए जो है वो तीन शक्तियां आपस में युद्ध करती हैं, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष के ऊपर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो कन्नौज राज्य को जो है अपने राज्य में मिलाने के लिए जो है वो लड़ा जा रहा है, और इसमें जो है हमें यह बातें देखने को मिलती है। इसमें हमें तीन जो है वह कह सकते हैं कि राज्य देखने को मिलता है। पहला जो है वह है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, हार वंश। दूसरा जो है वो है हमारा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। आपको बता दूं कि यही राष्ट्रकूट वंश है जो कि दक्षिण भारत का होने के बाद भी उत्तर भारत की राजनीति में जो है वो हस्तक्षेप करता है। यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश था यह दक्षिण भारत का होता, यह दक्षिण भारत का राजवंश हमें देखने को मिलता है, लेकिन यह फिर भी जो है वो उत्तर भारत की राजवंश में कह सकते हैं कि राजनीति में जो है वह हस्तक्षेप करता है, और कुछ समय के लिए जो है वो कन्नौज पे जो है वो अपना अधिकार जो है वह जमाता है। यानी कि आप देखेंगे जो कन्नौज है उस पर जो है वह यह अपना अधिकार जो है वह जमाता हुआ देखने को मिलता है। तो कन्नौज के ऊपर जो है इसका अधिकार जो है वो हमें इस समय जो है वह देखने को मिलता है। आप देखेंगे कन्नौज पर राष्ट्रकूट जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने जो है वो कह सकते हैं कि आक्रमण करा था।
आक्रमण किया था और कुछ समय के लिए जो है उसको अपने जो है वह राजधानी भी बनाई थी, उस भूभाग को जो है वो जीता भी था। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हमें और वंश देखने को मिलता है जिसका नाम है पाल वंश, यानी कि तीसरा जो वंश हमें देखने को मिलता है वह है पाल वंश। पाल वंश पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा हमारा जो है वो राष्ट्रकूट वंश है और जो हमारा तीसरा है वह है पाल वंश। आपको बता दूं इस तीनों युद्ध में यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इस युद्ध में जो है वह हमें कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की अंत में जो है वो विजय होती हुई देखने को मिलती है। यानी कि आपको बता दूं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है यह जो है वो लास्ट समय में यानी कि जब अंत होता है युद्ध का, ये लगभग युद्ध जो है वह 300 वर्षों तक जो है वह चलता है और इसका जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वह कह सकते हैं कि एक हमें मुस्लिम कह सकते हैं कि मुस्लिम विद्वान है सुलेमान, उन्होंने जो है इसका जो है इस युद्ध का जो है वो वर्णन अपने पुस्तक में जो है वो किया है। यानी कि आप देखेंगे सुलेमान जो है उन्होंने जो है वो इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है पूरा वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक में करा है। इसके बारे में हमें सटीक जो जानकारी है वो हमें देखने को यहाँ से जो है वो मिल जाती है। तो आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, तो इन सभी ने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाई थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, इसका जो अब अंत होता है यानी कि जब इसका अंत होता है तो इसमें आप देखेंगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वह जीतता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि मंदिरों से धन की जो है वो लूटना, यानी कि मंदिरों से जो है वह धन को लूटना, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वह है कि मंदिरों से धन को लूटना। से धन को लूटना, तो मंदिरों से धन को लूटने में आपको बता दूं कि महमूद गजनवी नामक एक हमें जो है वो अरबी जो है वो आक्रमणकारी देखने को मिलता है, जो कि हमें अरब से देखने को मिलता है, अफगानिस्तान की तरफ से जाता है। उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है वह हमें आक्रमणकारी देखने को मिलता है, जिसने ऐसा माना जाता था कि लगभग भारत पे जो है वो 18 बार जो है वो कह सकते हैं लगभग जो है वो 18 बार जो है वो युद्ध कह सकते हैं कि आक्रमण जो है वो किया था। और इसके आक्रमण करने का जो हमें महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की धन को लूटने के लिए, यानी कि भारत के जो संपदा है उसको लूटने के लिए जो है हमें देखने को मिलता है। इसमें जो हमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो लूट देखने को मिलता है वो गुजरात के सोमेश्वर मंदिर से देखने को मिलता है। यानी कि आपको बता दूं कि गुजरात में एक सोमेश्वर मंदिर है जो कि भगवान शंकर को जो है वह समर्पित है। तो वहां से जो है वह युद्ध करता है, यानी कि आपको बता दूं उसके युद्ध का जो है वो आखिरी पड़ाव था। तो इस समय जो है वो इस पर जो है आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो है वो भारी संपदा जो है वो लूटता है, भारी संपदा जो है वह लूटा है। आपको एक मंदिर की समृद्धि के बारे में आपको बता दूं कि जो मंदिर होते थे यहाँ पे जो है वो धन का एक प्रमुख केंद्र होता था। इसका यह कारण होता था कि शासक वर्ग, सामंत वर्ग और कह सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, वो मंदिरों को जो है वो खुले हाथों से जो है वह दान दिया करते थे, यानी कि मंदिरों को खुले हाथों से दान दिया करते थे। तो इसका जो हमें महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलता है कि मंदिर आप देखेंगे इतने ज्यादा जो है वो समृद्ध होते थे, प्राचीन काल के जो भारतीय मंदिर है वो इतने ज्यादा समृद्ध होते थे कि उनपे इतनी ज्यादा जो है वो धन संपदा रखी जाती थी। उनके कह सकते हैं कि उनके जो जहाँ पे कह सकते हैं कि मुद्राएं रखी जाती थी, जहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं रखी जाती थी, आभूषण रखे जाते थे, सारे संपदा रखी जाती थी, वहां पे इतना सारा धन होता था कि उसको जो है वो लूटने के लिए कह सकते हैं बाहरी आक्रमणकारी जो है वो बार बार जो है भारत पे आक्रमण करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो दक्षिण भारत के मंदिर रहे हों, चाहे वो उत्तर भारत के मंदिर रहे हों, हर जगहों पे जो है वो मंदिरों की जो है वो कह सकते हैं संपदा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो उत्तम देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि महमूद गंजवी नामक एक कह सकते हैं कि आक्रमणकारी है जो कि भारत पे आक्रमण करता है और यहाँ से गुजरात में एक सोमेश्वर नामक मंदिर है, वहां को जो है वह लूटता है और लूटने के बाद जो है वह कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु के बाद आप देखेंगे कि जो भारत पर आक्रमण हो रहा है वह धीरे धीरे जो है वह बंद होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा। आपको बता दूं कि एक महमूद गजनवी के साथ आए हुए एक हमें यात्री देखने को मिलते हैं जो उनके साथ आते हैं भारत पे और भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो है उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो अल बरूनी देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो अल बरूनी है, अल बरूनी भारत में जो अल बरूनी है वह काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक किताब की जो रचना करी, इनकी किताब का जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है किताब उल हिंद।
उल हिंद, किताब उल हिंद, यानी कि यह जो हमें कह सकते हैं कि जो यह हमें किताब देखने को मिलती है, ये भारत के बारे में जो है वो लिखी गई थी, और ये जो लिखी गई है इसमें हमें जो ज्यादा जानकारी है वह देखने को मिलती है, यानी कि भारत के बारे में उस समय की एक कह सकते हैं जानकारी जानने का जो है वो प्रमुख स्रोत हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि मध्यकालीन में आप देखेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो जो हमें इतिहास के स्रोत देखने को मिलते हैं वो इन्हीं जो आए हुए भारत में जो यात्री हैं उनके जो यात्रा वृत्तांत है, कह सकते हैं कि उनको उनकी लिखी गई रचनाएं हैं, उनकी किताबें हैं, उनसे जो है वो भारत की दृष्टि यानी कि भारत के बारे में जो है वो एक सामरिक दृष्टि से जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आपको बता दूं जो एक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो हमें इनके जो है वो किताबें देखने को मिलती हैं। यानी कि यह जो किताब थे वो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है, या जो हमें किताब देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं। तो किताब उल हिंद जो हमें देखने को मिलता है इसमें सारी जो चीजें हैं वह हमें इस समय के बारे में जो है वह बताती हुई देखने को मिलती है। अब हम थोड़ी सी देखेंगे जो चोल राजवंश है उनको जो है वह नजदीक से देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। यानी कि हमारा जो 5वां पॉइंट है वह है कि चोल राज्य को नजदीकी से देखने का, चोल राज्य को चोल राज्य नजदीक से एक नजर, चोल राज्य का जो है नजदीक से एक नजर जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जो है वो मैप का जो है वह सहारा लेंगे, ताकि हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो ज्ञान है इसके ऊपर जो है वह विकसित हो सके। तो आप देख सकते हैं कि चोल जो राज्य है यानी कि दक्षिण भारत के जितने भी हमें राजवंश इस समय में देखने को मिलते हैं उनका जो मैप है वो आपके सामने जो है वो शो हो रहा है, और उनके जो नाम है वह भी आपको जो है वो शो होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे दक्षिण भारत के जितने भी हमें राजवंश देखने को मिलते हैं उनका जो मैप है कह सकते हैं कि उनका जो भारत में जगह देखने को मिलता है वो आप देख सकते हैं, और इसमें जो है हमें कह सकते हैं नदियों के माध्यम से और उनके जो भूभाग है उनके बारे में और उनकी जो राजधानियां हैं, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, वो सारी चीजें जो है वो इसमें हमें देखने को मिल जाती है। तो इसमें से एक चोल राजवंश है, इसके ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे। यानी कि आप देखेंगे जो चोल राजवंश है उसके ऊपर जो है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम हमारे जो विषय का कह सकते हैं कि वस्तु है जो जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा चोल राजवंश। चोल राजवंश के बारे में हम देखेंगे कि चोल राजवंश है हमें इसके बारे में क्या जानकारी जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चोल राजवंश के बारे में एक कह सकते हैं कि जो पहली जो एक दृष्टि है वो देखते हुए चलेंगे ताकि आपको जो है वो जानकारी मिल जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि चोल राजवंश का हमें 2 फेज देखने को मिलता है। पहला जो फेज देखने को मिलता है वो हमें संगम कालीन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे संगम काल में हमें चेर, चोर और पांड्य 3 जो है हमें राज्य देखने को मिलते हैं संगम कालीन में। आप देखेंगे इसमें से एक चोल राज्य है जो कि हमें प्राचीन काल में जो है वो देखने को मिलता है, जबकि संगम कालीन में आप देखेंगे कि 4वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के आसपास जो है वो चोल राजवंश का जो है वो अंधकार जो है वो प्रारंभ, अंधकार का युग जो है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि 8वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में एक विजयालय थे जो ये इसके शासक थे, वह उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि जो यह राज्य है यह पल्लवों के सामंत के रूप में जो है वह कार्य कर रहा था। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्हीं के राज्य में जो है वह हमें यह जो है वह कह सकते हैं कि सामंत के रूप से निकल कर जो है वो स्वतंत्र रूप में जो है वह शासन करने लग जाते हैं। आपको बता दो कि पल्लवों को और कह सकते हैं कि पल्लवों को उन्होंने हराया था। पल्लवों को हराने के बाद जो है पल्लवों के ये सामंत थे, उसके बाद इन्होंने जो है वह कह सकते हैं पांडवों को भी हराया था। पांडवों को हराया, पल्लवों को हराया, तो ये बातें जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो पल्लव थे और पांड्य थे तो पांडवों को उन्होंने हराया और पल्लवों के ये सामंत के रूप में जो है वह कार्य कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने जो है वो पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र हुए और एक तरीके के जो है वह नए राज्य की जो है वह स्थापना करी। इनका जो हमें कह सकते हैं कि राजधानी देखने को मिलती है, इनका जो हमें राजधानी देखने को मिलता है वो हमें समय समय पे जो है वह चेंज देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे पल्लव की जो हमें राजधानी सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमें चोलों की राजधानी देखने को मिलती है वो समय पे जो है वह चेंज होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो हम चलेंगे थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे ताकि हमें इनके बारे में जो है वह सही तरीके से जो है वह जानकारी देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम विजयालय के बारे में देखेंगे। विजयालय ने लगभग माना जाता है कि 8वीं सदी के आसपास जो है वो इस राज्य की जो है वो स्थापना करी थी, और यहाँ पे जो है और शासक के रूप में जो है वह देखने को मिलते हैं। इस कह सकते हैं कि वंश के हमें 3 शासक जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। पहले थे विजयालय जिन्होंने इसकी जो है वो कह सकते हैं स्वतंत्र कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से जो है शासक देखने को मिलते हैं। दूसरे जो है
वो कह सकते हैं और प्रमुख देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है राजाधिराज। यानी कि आप देखेंगे राजा राजराज जो है, राजराज प्रथम जो है वो हमें देखने को मिलता है। इनका जो हमें समय देखने को मिलता है वो 885 से लेकर के 1014 ईस्वी तक का जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि विजयालय पहले जो हमें देखने को मिलते हैं उनका नाम है विजयालय, विजयालय। और जो हमें दूसरे जो है देखने को मिलते हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है राजराज द्वितीय देखने को मिलता है, राजराज, राजराज प्रथम, सॉरी माफ कीजिएगा। और जो हमें तीसरे देखने को मिलते हैं महत्वपूर्ण शासक, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए चलेंगे। अगर हम इनके बारे में डीप से पढ़ेंगे तो ज्यादा जो है वो क्लास जो है वो लंबी हो जाएगी। तो हमने एक जो नाम था, एक जो मैंने प्रारंभिक बातें थी वो आपको बताई। इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं चोल राजवंश के बारे में हमने बताया कि चोल राज जो वंश था यह दक्षिण भारत का एक राजवंश था, और यह जो है इसकी जो पहली इसको स्वतंत्र जो कराने का कार्य है वह हमें कह सकते हैं कि विजयालय के शासन काल में जो है वह देखने को मिलता है। उसके बाद राजराज के शासन काल में ऐसा माना जाता है कि यह जो है वह राज इसका जो है वह स्वर्ण युग जो है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी कि स्वर्ण युग जो है वो प्रारंभ हो जाता है। यह जो राजराज जो प्रथम थे, इन्होंने जो है वो श्रीलंका के जो उत्तरी भाग था, यानी कि श्रीलंका का जो उत्तरी भाग था उसको भी इन्होंने जीता था। उसके बाद आपको बता दूं कि जो हमें राजेंद्र प्रथम देखने को मिलते हैं, इन्होंने जो है वो संपूर्ण श्रीलंका को, म्यांमार, मालदीव और कह सकते हैं कि जो उस समय के जितने भी कह सकते हैं कि उत्तरी दक्षिणी जितने भी हमें कह सकते हैं कि देश देखने को मिलते हैं, उन्होंने उन सभी देशों को जो है वह जीता था, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी को जो है उन्होंने जो है वह जीत लिया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो हमें इनके बारे में जो ये सारी जानकारियां जो है वो देखने को मिल जाती है कह सकते हैं कि चोल राज्य के बारे में। अब जो है वो आगे हम देखेंगे कि उदयपुर और तंजावुर के बारे में। तो हम उदयपुर तंजावुर के बारे में बात करेंगे कि यह जो थी वो कह सकते हैं कि चोल की जो है वह राजधानी थी, यानी कि चोलों की जो है वह राजधानी देखने को मिलती है उदयपुर और तंजावुर। तंजावुर और उदयपुर जो है वो चोलों की हमें राजधानी देखने को मिलती है, और यह उस समय जो है वो काफी ज्यादा जो है वो समृद्ध, यानी कि काफी ज्यादा जो है वो समृद्ध हमें देखने को मिलती है। यहाँ की जो नगरें थी वो काफी ज्यादा जो है वो भव्य हमें देखने को मिलती है, इमारतें जो है वो काफी ज्यादा जो है उत्तम देखने को मिलती है। एक मैं आपको जो है वो राजेंद्र प्रथम द्वारा एक कह सकते हैं कि एक मंदिर का जो है वो निर्माण कराया गया था, जिसका हमें नाम देखने को मिलता है गंगईकोंड, जहाँ पे आप देखेंगे गंगईकोंड चोलपुरम देखने को मिलता है। राजराजेश्वर मंदिर जो हमें देखने को मिलता है, उसका जो एक चित्र जो है वो मैं आपके सामने जो है वो लेकर आया हूँ। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो समृद्धि थी वो किस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वह देखी। उसके बाद आपको बता दूं कि हम जब इनकी सिंचाई विभाग के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें जो यह चित्र है वो काफी ज्यादा जो है वो काम आएगा। हम विजयालय के बारे में हमने देखा, उदयपुर के बारे में देखा, इन सभी के बारे में जो है वह समझा। अब हम जो है वह देखेंगे कि जो कह सकते हैं कि मंदिर जो थे वो भव्य थे और उनकी नक्काश मूर्तियां जो थी वो हमें क्या क्या देखने को मिलती है, यानी कि चोल कालीन जो मूर्तियां कह सकते हैं कि जो हमें मंदिरें देखने को मिलती है, यानी कि छठा जो हमारा पॉइंट है इस अध्याय का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो हमें देखने को मिलती है वह है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। उदाहरण के लिए जो है वो हम दो जगहों को जो है वो लेंगे। पहला जो है वो तंजावुर का मंदिर, यानी कि आप देखेंगे जो पहला है वो हमें तंजावुर देखने को मिलता है, और दूसरा है गंगईकोंड चोलपुरम। पहला है तंजावुर तंजावुर और दूसरा है हमारा गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो दो जो है वो हमें प्रसिद्ध जो है वो मंदिर देखने को मिलते हैं इस समय में। आपको बता दूं कि जो तंजावुर का मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो राजराज ने करवाया था, यानी कि राजराज जो थे उन्होंने इसका जो है वो निर्माण करवाया था। और गंगईकोंड चोलपुरम का जो है वो निर्माण कराया था वो कराया था राजेंद्र प्रथम ने। जो राजेंद्र प्रथम ने, इन्होंने, आपको बता दूं कि इनकी एक कहानी हमें देखने को मिलती है। थोड़ी सी हम जो है मंदिर को देखेंगे, तो हम जो थोड़ी सी मंदिर है उसको जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। जो हमें मंदिर देखने को मिल रहा है ये गंगईकोंड चोलपुरम का जो है वो मंदिर है, जहाँ इसके बगल में जो है एक तालाब जो है वो खुदवाया गया था, जो कि
कह सकते हैं राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है वो खुदाया गया था। इसकी अपनी एक कहानी है, यानी कि आपको बता दूं इसकी एक अपनी कहानी है। जब बंगाल से, यानी कि आपको बता दूं जो राजेंद्र प्रथम है वह बंगाल जाते हैं और बंगाल के जो शासक हैं उनसे वह युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद वहां से जो है वो गंगा की, कह सकते हैं गंगा नदी का जल जो है वो एक पात्र में भर कर लेकर आते हैं, और यहाँ पे जो है वो एक तालाब खुदवा करके, और वहां पे जो है वो कह सकते हैं गंगा कोंड, कह सकते हैं गंगा कोंड की जो है उपाधि धारण करते हैं, और गंगा कोंड चोलपुरम की नामक एक जो है वो तालाब का जो है वह नाम रखते हैं, और उसके बगल एक मंदिर का जो है वह निर्माण करवाते हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर के निर्माण करवाने के लिए जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, जो इसमें मूर्तियां जो है बैठाई गई है, उसको जो है वो लाने के लिए एक, कह सकते हैं उस मूर्ति को बनाने के लिए जो पत्थर लाया गया था, ऐसा माना जाता है कि वो आर्यावर्त के किसी शासक को जो है वो पराजित किया गया था, और पराजित कर करके जो है वह मंदिर जो है वह लाया गया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने आपको बता दूं कि तंजावुर के बारे में और गंगा कोंड चोलपुरम के बारे में जो है वह मैंने जो है वो बातें बताई। अब हम देखेंगे कि जो सिंचाई व्यवस्था थी, यानी कि कृषि सिंचाई व्यवस्था थी, वो किस प्रकार से थी, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि जो इस समय जो है वो कृषि सिंचाई थी वो उसकी व्यवस्थाएं हमें क्या देखने को मिलती है। यानी कि हम देखेंगे 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट हम देखेंगे सिंचाई व्यवस्था। तो आपको बता दूं कि जो सिंचाई व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, इस समय की जो सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है, इसमें जो है वो आपको बता दूं कि नदियों के पानी से जो है वो सिंचाई होता था। कृत्रिम जो है वो उपकरण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको बता दूं जो कृत्रिम उपकरण है उनका भी जो है वो खोज हो गया था, और कृत्रिम तरीकों से भी जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो सिंचाई की जाती थी। जो कृत्रिम तरीका है उससे भी सिंचाई की जाती थी, बांध बनाए जाते थे। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बता दूं एक बांध का जो है वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमें दक्षिण भारत के जो है वो राजवंशों, यानी कि चोल राजवंश के शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो इस बांध को जो है वो बनाया जाता था, जो आपको सामने जो है बांध देखने को मिल रहा है, ऐसे बांध जो है वो नदियों के किनारे जो है वो बनाए जाते थे। और इनको बनाने का जो उद्देश्य होता था वह यह होता था कि यह जो लोग थे इन बांधों को बनाते थे और इनसे जो है वह सिंचाई जो है करते थे, और सिंचाई करने इनसे जो है इन बांधों से जो है वो पानी को रोकते थे, और रोकने के बाद अपने कह सकते हैं खेतों तक जो है पानी नहर के जरिए जो है वह लेकर जाते थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बांधों का जो कार्य करवाया गया है वो शासक वर्ग द्वारा जो है वो कराया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के जितने भी हमें शासक देखने को मिले हैं उन्होंने सिंचाई के ऊपर जो है वो विशेष जो है वह ध्यान दिया है। यानी कि आप देखेंगे सिंचाई का जो है वो विशेष जो है वो ध्यान इन्होंने जो है वह दिया है। आप देखेंगे कि जो एक हमें कह सकते हैं कि नहरों का जो एक जाल देखने को मिलता है वो हमें दक्षिण भारत में जो है वो पूर्ण तरीके से जो है देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि यहाँ के जो शासक थे उन्होंने सिंचाई को करने के लिए जो है वो खेतों का जो है समतल करवाना, और जो बड़े बड़े पत्थर शिलाएं होती थी उनको हाथियों से खिंचवा करके बाहर निकलवा देते थे, खेत को एकदम साफ करवाते थे, जो झाड़ियां होती थी उनको साफ करवाते थे। तो ये सारे जो कार्य हैं, यानी कि ये जो सारे कार्य हैं वह वो करते थे। वो जिस भी अपने सामंत को, यानी कि जो दक्षिण भारत के जितने भी शासक थे उन्होंने जब अपने किसी भी शासक को या किसी भी सामंत को जो है वह भूमि को जो है उनको वहां से कर लाने के लिए जो है वो नियुक्त किया, तो उन्होंने उनको जो है वो एक कह सकते हैं कि जब मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक जब उन्होंने सॉरी माफ कीजिएगा, जब उन्होंने एक उनको कह सकते हैं कि एक उनको जो है वैधानिकता जो है वो जब देते हैं तो उनसे कह सकते हैं कि एक तरीके का जो सारी चीजें हैं वो उस पर लिखते थे कि क्या क्या वहां पे उनको करवाना है, यानी कि नगरों की जो नगर है उनको जो है वो निर्माण करवाना है। और 2 मंजिले का जो है अगर कोई भवन बना है तो उसको जो है वो बड़ा कर सकते थे, वो एक महल में जो है वो निवास कर सकते थे। इस प्रकार से जो है वह जो है वह रह सकते थे। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि जय हिंद भाई, तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। यह जो हमें कह सकते हैं कि इनकी जो एक कह सकते हैं कि जो इनकी जो हमें यह देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे जो ये कागजात देखने को मिलते हैं उनसे यह हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इस प्रकार से वह सभी चीजों को जो है वह अच्छी तरीके से जो है वह संभालते थे। तो हमें इन कागजात के जरिए से यह पता चलता है कि यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। यहाँ पे नहरों का जो है वो निर्माण किया जाता था, यानी कि नहरों का निर्माण हुआ था। नहरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण देखने को मिलता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण देखने को मिलता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण देखने को मिलता है, नहरों का निर्माण देखने को मिलता है, नालियों का निर्माण देखने को मिलता है, बांधों का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है। हेलो रूमा कुमारी जी। तो इस प्रकार से हमें इन सभी के बारे में जो है वह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है।
आप देखेंगे कि इनके बारे में जो है वो हमें इस प्रकार की सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफी ज्यादा जो है वो उत्तम हमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि उत्तर भारत की अगर हम तुलना करें उत्तर भारत से और दक्षिण भारत की, तो यहाँ पे जो हमें सिंचाई व्यवस्था देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, वो काफी ज्यादा जो है वो उत्तम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो शासक वर्ग था वो काफी ज्यादा जो है वह कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है वह सिंचाई के ऊपर जो है वह विशेष ध्यान जो है वह दिया करता था। धन्यवाद रीमा जी। तो इस प्रकार से वह इन सभी के ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वह ध्यान देता था, यानी कि जो शासक होता था वो कृषि को लेकर के काफी ज्यादा जो है वो उत्सुक देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि एक पल्लव राज्य की हमें एक जानकारी देखने को मिलती है कि यहाँ का जो भूमि था वो इतना ज्यादा उर्वरक हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं जितने जमीन पे हाथी बैठता था उतने जमीन पे जो है वो कह सकते हैं कि 7 आदमियों के यानी कि जो 7 आदमी है उनके जो है भोजन का जो है वो कह सकते भोजन के लिए जो है वो अनाज उत्पन्न हो सकती थी। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, यानी कि शासक वर्ग जो था वो कह सकते सिंचाई के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वह प्रयत्नशील रहता था। तो हमें इस प्रकार से आज का जो क्लास था, यानी कि जो हमारा एक क्लास देखने को मिलता है, हमने इनके ऊपर जो है वो सारी बातें कर ली। यानी कि जो अध्याय हमें दूसरा देखने को मिलता है क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका जो हमें अध्याय दूसरा देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर जो है हमने पूरी तरीके से जो है वह चर्चा कर ली। अब हम थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि झलक जो है वो इनके यहाँ के जो साम्राज्य हैं और उनके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी कि जो हमें साम्राज्य के अंदर जो है वो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तो हम थोड़ी सी उनका चर्चा करेंगे कि जो गांव थे उनमें हमें क्या बातें देखने को मिलती है और जो नगर थे उनमें हमें क्या बातें देखने को मिलती है। तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम उनके ऊपर जो है वह कर लेंगे। हेलो राजकुमार यादव जी। तो इस प्रकार से हमें इनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए जो है वह आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ी सी हम जो है वो बातों को देखेंगे कि जो हमें इसमें 8वां अध्याय देखने को मिलता है वो है साम्राज्य का प्रशासन। जो दक्षिण भारत का साम्राज्य हमें देखने को मिलता है, साम्राज्य का प्रशासन, तो साम्राज्य का जो प्रशासन है वो इस प्रकार से हम देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें जो है वो 2 संस्थाएं जो है वह देखने को मिलती हैं, यानी कि 2 जो संस्थाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। राजकुमार यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमें 2 व्यवस्थाएं जो है वह देखने को मिलती हैं। आपको बता दूं जो पहली व्यवस्था देखने को मिलती है वो हमें उर का देखने को मिलता है। उर यानी कि आपको बता दूं उर जो है वह ग्रामीण के लोगों के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता था, यानी कि ग्रामीण जो लोग होते थे वहां पे जो है वो कह सकते हैं ग्रामीण लोगों के लिए जो है वो उर शब्द का जो है वो दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आपको बता दूं जो दूसरा शब्द हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है नाडु। नाडु शब्द जो हमें देखने को मिलता है यह नगरों के लिए जो है वो कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो नगर होते थे उनके लिए इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो इनके बारे में हमें ये सारी बातें जो है वह देखने को मिल जाती है। ग्रामीण जो भाग हैं उनके ऊपर जो है वो नाडु शब्द का जो है उपयोग किया जाता था। सॉरी माफ कीजिएगा, जो उर शब्द है वह कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता था, और जो नाडु शब्द हमें देखने को मिलता है वह नगर के लोगों के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो कह सकते हैं 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे का जो है वो हमें इसी समय पे जो है वो होता है। तो आप चाहें तो लाइव जो है वो कभी भी यहाँ समय आ सकते हैं, यानी कि यहाँ की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि जो हमारी एनसीईआरटी क्लास होती है उसकी जानकारी जो है वो आप सभी को जो है वो मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास था, यानी क्लास 7 की जो एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की, उसका जो अध्याय दूसरा था वो हमारा संपन्न हुआ। अब हम थोड़े से जो इस पूरे चैप्टर में जो हमने कह सकते हैं कि जो उपयोगी शब्दों का प्रयोग किए हैं तो हमने उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। पहला जो हमें शब्द देखने को मिलता है वह सामंत। सामंत के बारे में मैंने आपको बताया कि सामंत किस प्रकार से जो है वह कार्य करता था। राजाओं द्वारा जो है वो सामंत का जो है प्रयोग किया जाता था। राजकुमार जी जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ कि आप क्लास मेरी रेगुलर देखते हैं, तो आपके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो इसको जो है इस क्लास को जो है वो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का जो है वो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है वो लाभ हो सके। तो हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा करें, यानी कि जो उपयोगी शब्द हमें देखने को मिलते हैं हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो हमें पहला शब्द देखने को मिलता है वो सामंत। तो मैंने सामंत वर्ग के बारे में बताया कि जो शासक होता था वो अपने कर को उगाने के लिए, कर को वसूलने के लिए जो है वो सामंतों की नियुक्ति करता था, और वो सामंत जो होते थे वो किसी भी भूभाग पे जो है उनको रखा जाता था और वहां से जो है वो कर की और कह सकते हैं कि कर को वसूल करके जो है वो शासक को जो है वो पहुंचाते थे। आप देखेंगे कि हमें
प्राचीन काल में ऐसे कई सिद्धांत जो है वह देखने को मिले हैं कि सामंत जो वर्ग रहा है वो आगे चलकर जो है वो स्वतंत्र शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। तो हमने सामंत के बारे में देखा, अब हम देखेंगे मंदिर के बारे में। तो मैंने मंदिर के बारे में आपको बताया कि चाहे वो दक्षिण भारत के मंदिर रहे हों या उत्तर भारत के मंदिर रहे हों, सभी जगहों जो है वो मंदिर का निर्माण किया जाता था, यानी कि संपूर्ण जगह पर जो है वो मंदिर का निर्माण किया जाता था। और जो भारत की प्राचीन मंदिरें हैं वो काफी ज्यादा जो है वो उत्तम क्वालिटी की जो है वह देखने को मिल जाती हैं। धन्यवाद जी। तो यह जो जगह है वो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलती है, यानी कि आप देखेंगे कि यह जो जगह है वो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। तो जो हमें मंदिर देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा जो है वो प्राचीन काल में जो है वो समृद्ध देखने को मिलता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि जो बाहरी आक्रमणकारी है उन्होंने जो है वो मंदिरों पे जो है वो युद्ध कह सकते हैं कि आक्रमण जो है वो किया है और मंदिरों को जो है लूटा है, ध्वस्त किया है। तो इन सभी कार्य को जो है वो उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। मैंने आपको नाडू के बारे में बताया। नाडू जो होता था वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी एक कह सकते हैं कि जो सभा लगती थी नगर में, उनको जो है वो नाडू कहा जाता था। आप देखेंगे सभा का हमें दक्षिण भारत में जो है वो दो प्रकार की जो है वो सभाएं देखने को मिलती है। पहली जो सभा हमें देखने को मिलती है वो हमें कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सामान्य ग्रामीण के लोग जो है वो निवास करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो नाडू है यानी कि नगरों में जो है वो समस्त जो गांव के मुखिया होते थे, उच्च अधिकारी होते थे, वो आकर जो है वो यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि इसमें जो है वो भाग लिया करते थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी वो संपन्न हुई। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी आपके क्वेश्चन रहे हो, तो आप जरूर से जरूर जो है उसको कमेंट सेशन में अगर चाहें तो पूछ सकते हैं और मैं आप सभी का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर अगले सेशन में अगले सेशन में जो है वो देने का प्रयास करूंगा या फिर कमेंट सेशन में ही आपको दे दूंगा। अगर आपका कह सकते हैं क्वेश्चन बड़ा रहा तो मैं उसको अगले सेशन में देखूंगा और अगर छोटा रहा तो मैं उसका आंसर जो है वो आपको इसी कमेंट सेशन में जो है वह दे दिया करूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे जो हमारे क्लास होते हैं एनसीईआरटी की, आपको बता दूं मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो एनसीईआरटी है वो पूरा का पूरा जो है वो आपका कवर करा दूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता रहे। इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।